बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में। मैं मिथिलेश कुमार निषाद, लेक्चरर फिजिक्स, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम मापन तथा मात्रक है और आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, दूसरे भाग में आपने इस बात को विधिवत रूप से समझा कि बड़ी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। आज तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि छोटी दूरियों का मापन कैसे किया जाएगा। बच्चों, इसके लिए हमारे पास कुछ उपकरण हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूं। सबसे पहले हमारे पास मीटर स्केल है। मीटर स्केल के द्वारा हम कम से कम 10⁻³ मीटर की दूरी का मापन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके सामने यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स है। इसके द्वारा हम 10⁻⁴ मीटर की दूरी का मापन कर सकते हैं। और इसके बगल में आपको स्क्रू गेज दिखाई पड़ रहा है। इसके द्वारा हम 10⁻⁵ मीटर की दूरी का कम से कम 10⁻⁵ दूरी का मापन कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ और उपकरणों की मैं चर्चा करता हूं आपसे। आपके सम्मुख यहाँ पर एक उपकरण है, इसका नाम स्फेरोमीटर है। इसे हम गोलाई मापी भी कहते हैं। इसके द्वारा भी मिनिमम 10⁻⁵ मीटर की दूरी का मापन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक उपकरण दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके द्वारा हम 1 एंगस्ट्रॉम मिनिमम 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी का मापन कर सकते हैं। और इसके बगल में एक और माइक्रोस्कोप है, इसका नाम है टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसको हम हिंदी में सुरंगन सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। और इसके द्वारा कम 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी से छोटी दूरी का भी मापन किया जा सकता है। परंतु बच्चों, अगर किसी अणु के आकार का मापन करना हो तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। अति सूक्ष्म दूरियों के मापन के क्रम में हम अणु का आकार ज्ञात करने के लिए एक हम लिक्विड लेंगे जिसका नाम ओलिक एसिड होगा। ओलिक एसिड एक सोपी लिक्विड है और इसका हम एक बहुत ही पतला 1 मॉलिक्यूल लेयर बनाएंगे और उस लेयर की मोटाई ज्ञात करके हम ओलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर³ ओलिक एसिड लेंगे और इसका अल्कोहल में घोल बनाएंगे। इस प्रकार बने हुए घोल की मात्रा 20 सेंटीमीटर³ लेंगे। अब इस घोल का 1 सेंटीमीटर³ ले करके एक बार फिर अल्कोहल में घोल बनाएंगे और इस प्रकार घोल की मात्रा फिर 20 सेंटीमीटर³ रखेंगे। इस प्रकार जो अब घोल बन गया है उसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं। घोल की सांद्रता होगी 1/20 × 20 सेंटीमीटर³ ओलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर³ घोल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें कुछ जल लेंगे, उस पर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क देंगे। लाइकोपोडियम पाउडर की एक पतली सी फिल्म बन जाएगी और उस लाइकोपोडियम पाउडर के फिल्म पे अब हम ये जो घोल बन गया है इसका एक बूंद गिराएंगे। और जैसे ये बूंद गिरेगी एक वृत्ताकार रूप में ये बूंद एक पतले से फिल्म के रूप में फैल जाएगी। तो मान लीजिए, माना घोल के एक बूंद का आयतन बराबर V सेंटीमीटर³ है, तो घोल के n बूंद का आयतन होगा। मान लीजिए यदि हम n बूंद गिराते हैं तो nV सेंटीमीटर³ होगा। अब इस घोल के इस मात्रा में ओलिक अम्ल का आयतन कितना होगा ये पता करते हैं।
ओलिक अम्ल का आयतन, ये हो जाएगा NV/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। और चूंकि जितनी भी बूंदें हमने गिराया है वो सब जल के पृष्ठ पर वृत्ताकार रूप में फैल जाएंगे, तो वृत्त का व्यास निकाल के हम उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ओलिक अम्ल से बने फिल्म का क्षेत्रफल जो होगा वो मान लीजिए A सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यदि इस फिल्म की मोटाई हम ज्ञात कर लें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी मोटाई एक अणु के बराबर है, एक आणविक मोटाई का ये लेयर है, तो यही इस फिल्म की मोटाई ही ओलिक अम्ल के अणु का व्यास होगा। तो ओलिक अम्ल के अणु का व्यास ये हो जाएगा ओलिक अम्ल का आयतन बटे ओलिक अम्ल फिल्म का आयतन बटे फिल्म का क्षेत्रफल, NV/20 × 20 × A सेंटीमीटर। यदि हम इसे वैल्यूज को रख के सॉल्व करें तो ये आएगा 10⁻⁹ मीटर। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने ओलिक अम्ल के अणु का आकार किस तरह से ज्ञात कर लिया। अब हम लंबाइयों के परिसर की बात करते हैं। जिस नेचर में हम रहते हैं वहाँ नाभिक के आकार से लेकर इस ब्रह्मांड के आकार तक का मापन हमें करना पड़ता है। नाभिक के आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, जबकि ब्रह्मांड का आकार 10⁻26 मीटर के ऑर्डर का होता है। बच्चों, अभी मैं आपको कुछ ऐसे यूजफुल यूनिट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको आगे बहुत काम आएंगे। उस क्रम में जो सबसे पहला है उसका नाम है फर्मी। 1 फर्मी = 10⁻⁻15 मीटर। बच्चों, इस यूनिट का इस्तेमाल हम लोग नाभिक के आकार को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसके बाद एक और यूनिट है जिसका नाम है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? बच्चों, लाइट के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम लाइट ईयर या हिंदी में प्रकाश वर्ष कहते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो लाइट है वो उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में, और एक साल में जो दिनों की संख्या है वो 365 है, और एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। यदि इन सब का हम गुणा करें तो ये आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, अर्थात 1 लाइट ईयर की वैल्यू हो जाएगी 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद एक और यूनिट है जिसका नाम है खगोलीय एकक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन सबको हम बच्चों जो ब्रह्मांडीय गतियां हैं उनकी दूरियों को नापने के लिए हम इन इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, परंतु ये जो पृथ्वी की कक्षा होती है वो पूर्ण रूप से वृत्ताकार न होकर दीर्घवृत्ताकार होती है। तो सूर्य से लेकर के पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है, इसी दूरी को हम एक खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं, अर्थात सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगी। लेकिन ये दूरी औसत होगी क्योंकि यहाँ पे चूंकि जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार है, और दीर्घवृत्ताकार होने के कारण ये दूरी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगी। इसका औसत जो होगा वो खगोलीय एकक कहलाएगा, और इसकी वैल्यू होगी 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक और यूनिट देख लीजिए, इसका नाम है पारसेक
1 पारसेक क्या होता है? अभी अभी आपको बताया गया कि सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय एकक कहते हैं। बच्चों, एक खगोलीय एकक जितनी दूरी पर एक आर्क सेकंड का कोण बनाए उसी दूरी को हम एक पारसेक कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक आर्क सेकंड का कोण बन रहा है, ये जो दूरी होगी इसे हम 1 पारसेक कहेंगे। इस प्रकार से 1 आर्क सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 पारसेक। तो 1 पारसेक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से 1 AU अपॉन 1 आर्क सेकेंड। 1 AU की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर और 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू π/180 इंटू 60 निकाल लेंगे और ये वैल्यू आएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 पारसेक की वैल्यू। इस तरह से बच्चों हमने 1 पारसेक की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब आइए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यदि किसी नाभिक का आमाप 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर के परिसर में है, बढ़ाकर एक तीक्ष्ण पिन की नोक 10⁻5 मीटर से 10⁻4 मीटर के परिसर में के बराबर कर दिया जाए तो परमाणु का आमाप क्या होगा? बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बढ़ा करके मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। तो आइए हम पहले ये पता करें कि उस इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफिकेशन अर्थात आवर्धन कितना होगा। तो इसके लिए आप देख लीजिए कि पिन की नोक का आकार कितना है 10⁻5 मीटर और नाभिक का आकार है 10⁻15 मीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻+10। इसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का हमने यूज़ किया है वह वस्तु के आकार को 10⁻10 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। अगर हम परमाणु का आकार ज्ञात करना चाहते हैं तो और इसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु का आकार हो जाएगा, आवर्धन क्षमता 10⁻10 रहेगी और परमाणु का जो वास्तविक आकार होता है वो 10⁻−10 मीटर होता है। यदि आप दोनों का गुणा करें तो ये आ जाएगा 1 मीटर। आश्चर्यजनक देखिए कि परमाणु जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आपने नाभिक का आकार मापा, पिन के नोक के बराबर मापा, उसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके अगर परमाणु का आकार हम नापें तो ये 1 मीटर के बराबर आ रहा है। बच्चों, आज का जो लेक्चर था वो छोटी दूरियों के मापन से संबंधित था। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के लेक्चर से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।